वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 जारी कर दिया गया है और आज हम बात करेंगे इसी विषय के ऊपर और जानेंगे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष पर कौन से देश हैं, भारत की क्या स्थिति है और साथ ही साथ कौन इसे जारी करता है और क्या इसका महत्व होता है। तो इन सभी पक्षों पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज की इस वीडियो में समग्र रूप से समझेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक को हम। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझिए, इसका उद्देश्य यही बताना होता है कि किसी भी देश में नवाचार यानी कि नए विचार, नवाचार का मतलब ही हुआ कि नए विचार, तकनीकी उत्पाद पैदा कर रहे हैं अगर उस देश के लोग, तो इसका मतलब कि वहां पर इनोवेशन हो रहा है, नवाचार हो रहा है और साथ ही साथ उसको बाजार और समाज में लागू भी कर रहे हैं। यानी कि नए विचार, नए थॉट्स, नई टेक्निक और साथ साथ उसको बाजार में हम इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, लागू भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब वहां इनोवेशन हो रहा है। अगर किसी भी देश में उदाहरण के तौर पर हम बात करें, जैसे कि दवाएं बन रही हैं, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, पेटेंट बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि वहां पर नवाचार हो रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इस सूचकांक को जारी करने का इंपॉर्टेंस क्या होगा। दरअसल ये विश्वसनीय सूचकांक माना जाता है और किसी भी देश में जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो नीति निर्माता होते हैं, वो इस सूचकांक के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। वो अगर पॉलिसी मेकर, अगर वर्ल्ड लेवल पर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, तो वहां पर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है कि उस देश में नवाचार की स्थिति क्या है, उस हिसाब से उस देश के लिए निर्णय लिया जा सकता है। उस देश में इंटरनल अगर कोई पॉलिसी मेकिंग का काम हो रहा है, तो वहां भी ये देखा जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में अभी उस देश में ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, तो वहां भी होगा। साथ साथ जो निवेशक, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसकी सहायता लेते हैं। सरकार को इससे मदद मिलती है, उद्योगों को मदद मिलता है, शोधकर्ताओं को मिलता है और दुनिया भर में नवाचार की पारिस्थितिक तंत्र में उसको डेवलप करने में जो भी लोग लगे हुए हैं, जो भी उसमें हिस्सेदारी रखते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए ये उपयोगी साबित होता है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से ही उस देश में नवाचार और उन तमाम सेगमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है कि किन किन क्षेत्रों में प्रगति हो रही है, किन किन क्षेत्रों में भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अब देखिए, इसको जारी कौन करता है, तो इसको वाइपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसमें शीर्ष देश कौन कौन से हैं, भारत की क्या स्थिति है, विभिन्न पक्षों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के अंतर्गत वाइपो के द्वारा इसको जारी किया गया है। 25 का ये है। इसमें सूचकांक में 80 से अधिक संकेतकों के आधार पर 139 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें कि नवाचार इनपुट और आउटपुट को मापने का काम किया गया है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके विषय में कि वैश्विक नवाचार सूचकांक के विषय में कुछ आधारभूत भूत जो तथ्य होते हैं। सबसे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, GII भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। किसी भी देश में नवाचार यानी कि नए विचार, तकनीकी और उत्पाद पैदा करने के बारे में और बाजार और समाज में उसको लागू करने के बारे में क्या स्थिति है, यानी इनोवेशन कैपेसिटी और परफॉर्मेंस कैसा है, उसको आंकने वाला ये एक प्रकार का सूचकांक होता है। अब साथ ही साथ पहली बार इसको कब जारी किया गया, तो 2007 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। तो इसका इतिहास क्या है, 2007 से ये जारी किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, उसके द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, इस खंड में, इस दिशा में जो नीतियां होती हैं, जो पॉलिसी होती है, उसको एक आधिकारिक संदर्भ के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अगर इसको मान्यता प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, इसका मतलब कि ये ऑथेंटिक है। अगर वो इसको मान्यता दे रहा है, तो तमाम वो देश अपने यहाँ की पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में, निवेशक इसमें, सरकारें, शोधकर्ता, दुनिया भर में जो नवाचार, प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े लोग हैं, वो इसको एक ऑथेंटिक सोर्स के रूप में देखते हैं, इस पर भरोसा करते हैं। हर वर्ष ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। तो वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाला सूचकांक है। इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो कहीं भी किसी भी देश में जो निवेश पैटर्न है यानी कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, वहां पर क्या है, कैसा है। साथ साथ यहाँ पर तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस प्रोग्रेस क्या है, इसको भी देखा जाता है इस पूरे मापन में। उसको लोगों में अगर कोई नई तकनीकी है, तो उसको अडॉप्टेशन की रेट क्या है, उसको देखा जाता है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, अगर कोई भी नया चीज इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उसको सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा है, उसको भी देखा जाता है। कुछ अन्य संकेतक भी होते हैं, यानी कि किसी देश में शिक्षा की स्थिति क्या है, वहां पर रिसर्च डेवलपमेंट की स्थिति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जो बुनियादी ढांचा है वो कैसा है, वैज्ञानिक प्रकाशन, हाईटेक निर्यात, ये सारी चीजें भी अन्य संकेतकों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। यानी कि इन सारे संकेतकों के आधार पर जो वैश्विक नवाचार है, उसमें उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उस पर नजर रखा जाता है। यानी कि भारत जैसे है, भारत में अगर रिसर्च पेपर्स, पेटेंट और तकनीकी परिणाम
ये सब बढ़िया है। जैसे कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में भारत देखिए अग्रणी है, काफी अच्छा है। जैसे दवाइयों के फील्ड में भारत जेनरिक दवाइयां जो है उस क्षेत्र में काफी आगे है, वहां पर प्रगति हो रही है। इसके अलावा और आप देख सकते हैं जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत अच्छा कर रहा है। अभी हाल ही में गगनयान, चंद्रयान इसके तमाम उदाहरण है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा आईटी प्रोवाइडर्स, आईटी सर्विसेज में प्रोवाइडर्स इंडिया की तरफ से हैं, तो वहां भी अच्छा कर रहा है। भारतीय दवा कंपनियां लगातार जेनरिक दवाएं बना रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो निवेश पैटर्न और तकनीकी प्रगति में स्थिति अच्छी है, बढ़िया कंडीशन देखने को मिलता है। यह दिखा रहा है कि भारत में जो फाइनेंशियल सिस्टम है वहां पर निवेश का माहौल है, यानी कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा कितनी उन्नत है, ये चीज भी देखा जाएगा किसके अंतर्गत, निवेश पैटर्न के अंतर्गत। उसी तरह से एडॉप्टेशन रेट, यानी कि किसी चीज को अगर नई चीज कोई लागू की जा रही है तो उसको, जैसे एआई है तो एआई को अपनाने में एडॉप्टेशन रेट कैसा है, लोग कितने आसानी से उस चीज को अपना ले रहे हैं, तो इसका भी मापन किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक प्रभाव यानी कि सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट उसका क्या है, लोगों पर क्या उसका असर हो रहा है, लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं, इसको भी देखा जाता है। और साथ साथ अन्य संकेतक में शिक्षा का स्तर, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री सहयोग, यानी कि जो उद्योग होता है उसमें यूनिवर्सिटीज के साथ कितना अच्छा कोऑपरेशन है, यानी कि ज्ञान को उद्योग में कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसको भी मापा जाता है। और पेटेंट, पेटेंट यानी कि बौद्धिक जो अधिकार होता है उसके अंतर्गत ही आता है। तो किसी भी देश में मतलब संपत्ति की ही एक श्रेणी है जिसमें कि मानव बुद्धि को अमूर्त रचना के तौर पर, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उसको शामिल किया जाता है, उसी में पेटेंट आता है। तो वैज्ञानिक प्रकाशन कैसा है, हाईटेक निर्यात हो रहे हैं कि नहीं, इन सारे चीजों के आधार पर यहाँ पर मापन किया जाता है। देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 की बात करें तो यहाँ पर शीर्ष 10 स्थान आपको यहाँ पर चार्ट में दिखाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर आप स्विट्जरलैंड को देख रहे होंगे और टॉप 10 में शामिल चीन भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये एक थोड़ा सा देखने वाली बात है। अब देखिए स्विट्जरलैंड पहले पायदान पर है, फिर स्वीडन है, यूनाइटेड स्टेट है, रिपब्लिकन कोरिया है, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद नीदरलैंड, डेनमार्क और उसके बाद चाइना। तो आप देख रहे हैं चीन की स्थिति 2025 में टॉप 10 में चीन का प्रवेश हुआ है। और इसकी प्रमुख वजह क्या रही है, प्रमुख ताकत क्या रही है, तो चीन में जो है रिसर्च और डेवलपमेंट वो बेहतर हुआ है। R&D की बात करें तो इसमें जो व्यय जो किया है चीन ने, वो विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंचा है अपने इसकी वजह से। तो इसलिए चीन एक तो R&D की वजह से प्रमुख ताकत रही है, पेटेंट के मामले में वैश्विक रूप से अग्रणी चीन रहा है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आउटपुट में स्विट्जरलैंड को भी इसने पीछे छोड़ दिया, जबकि स्विट्जरलैंड पहले पायदान पर है। कई शीर्ष नवाचार क्लस्टर की भी मेजबानी करता है। नवाचार यानी इनोवेशन क्लस्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि ये वो जगह होती है जहां पर नवाचार के लिए पूरा माहौल होता है, यानी कि अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे, अच्छे शोध संस्थान होंगे, नवाचार के लिए जो भी पैरामीटर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, वो हर चीज उस क्लस्टर में मौजूद होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर विश्व के लेवल पर बात की जाए तो सिलिकॉन वैली का नाम आपने सुना होगा। तो यूएसए में सिलिकॉन वैली जिस तरह से सबसे प्रसिद्ध क्लस्टर्स में से एक है इनोवेशन के लिए, जैसे कि भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, भारत में बेंगलुरु उसी तरह से प्रसिद्ध है। अब इसी क्लस्टर के लिहाज से अगर देखेंगे तो देखिए शीर्ष नवाचार क्लस्टर्स में अगर आप देखेंगे तो शेंजेन, हांगकांग, गुआंगझोउ, चीन और हांगकांग, यानी चीन के नवाचार क्लस्टर्स में चूंकि स्थिति अच्छी रही है, ये उसके शहर हैं जो नवाचार क्लस्टर्स में शीर्ष पर है। फिर टोक्यो, योकोहामा ये जापान के हैं, फिर सैन जोस, सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। भारत के भी 4 क्लस्टर्स टॉप 100 में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें कि बेंगलुरु भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 21वें स्थान पर है। इसके बाद अन्य आपको दिल्ली 26वां, मुंबई 46वां और चेन्नई 84वें स्थान पर इसमें है। अब देखिए भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की रैंक कितनी है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। तो 38 रैंक है भारत की, और ये भारत की अगर 2015 से आप देखेंगे तो सुधार भारत ने किया है, क्योंकि उस समय भारत की जो स्थिति थी 2015 में, वहां से लगातार ये बढ़ते बढ़ते स्थिति सुधार करते करते ये 38वीं रैंक तक पहुंचा है। यानी कि पहले स्थिति क्या थी, चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए, 80 थी, 81 थी, 82 थी या 83 थी, चलिए इतना हिंट दे दिया आपको। चलिए तब तक कमेंट करिए, फिर आगे आपको क्लियर भी कर दूंगा क्या स्थिति थी। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की अगर बात करें तो भारत ने ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट में अच्छा प्रदर्शन किया है, यहाँ पर इस मामले में ये 22वें स्थान पर है। और बाजार परिष्कार यानी मार्केट सोफिस्टिकेशन में 38वें स्थान पर है, ये तो ठीक है। अब देखिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट तो भारत का ठीक है, बाजार परिष्करण का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि यूपीआई लॉन्च हुआ, यूपीआई के माध्यम से क्या हुआ, यूपीआई के माध्यम से बाजार को आधुनिक किया गया, परिष्कृत किया गया, पेमेंट आसानी से हो जाता है, तो इसको बाजार परिष्करण या मार्केट सोफिस्टिकेशन कहते हैं। यानी कि बाजार को कितने सुलभ तरीके से, सुचारू तरीके से आप सोफिस्टिकेट कर सके, चला सके।
तो इसमें भी भारत की स्थिति ठीक ठाक रही, लेकिन कमजोर स्थिति कहाँ है? देखिए, कमजोर स्थिति यह है कि कई भारतीय उद्योग जो है, विशेषकर इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, वहां तकनीकी खुद विकसित करने में अभी भी सक्षम नहीं है। वो अभी भी क्या कर रहे हैं, तकनीकी विदेश से मंगा रहे हैं, आयात करते हैं। स्टार्टअप तो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां रिसर्च और डेवलपमेंट में अभी भी पीछे हैं। यहां पर हम थोड़ा सा कमजोर दिख रहे हैं। व्यवसाय परिष्कार यानी बिजनेस सोफिस्टिकेशन में 64वें पायदान पर दिखाई दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर है, 61वें पायदान पर है, अभी इसमें सुधार की गुंजाइश है। इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, 58वें स्थान पर है, यहां भी काम करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशन का मतलब यह सरकारी जो पॉलिसीज होती हैं, नियम कानून होते हैं, प्रशासनिक कितनी स्थिरता है, इन सारी चीजों को इंस्टीट्यूशन या संस्थागत चैप्टर के अंतर्गत हम देख सकते हैं। भारत में पेटेंट की मंजूरी में अभी भी जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है। अगर इस टाइम को हम कम कर दें तो हम पेटेंट की संख्या और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। रेगुलेटरी जो अप्रूवल्स हैं, यानी कि जो संस्तुतियां हैं, अनुमतियां जो मिल रही हैं, वो भी जटिल हैं। उस प्रक्रिया को भी सरल बनाने की जरूरत है, जिससे कि शोध और नवाचार की जो स्पीड है, उस स्पीड को बढ़ाया जा सके। तो इसमें और बेहतर हम कर सकते हैं। क्षेत्रीय और निम्न मध्य आय वाले देशों में हम पहले स्थान पर है, इस यहाँ पर संतोषजनक स्थिति है। लेकिन केंद्रीय और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी हम पहले स्थान पर हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रदर्शन अच्छा है। लेकिन वैश्विक रूप से भी देखा जाए तो और सुधार की गुंजाइश है, विशेष तौर पर ये जो कैटेगरीज आपको बताई गई है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, वाइपो क्या है, जिसने जो इसको जारी करता है उसको भी समझ लेते हैं। तो वाइपो क्या है? वाइपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो संपत्ति की ही एक श्रेणी होती है, एक प्रकार होता है। संपत्ति जैसे आपकी है, कोई संपत्ति आपके नाम से रजिस्टर्ड है तो वो आपकी संपत्ति हो गई। लेकिन अगर मानव बुद्धि है, उस मानव बुद्धि की ऐसी अमूर्त रचना जो आपकी है, यानी कि आपने अपनी बुद्धि से उसको डेवलप किया है और आपके नाम पे ही वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ही बुद्धि की वो अमूर्त रचना है। मूर्त वो होगी जो दिखाई दे रही है, आपके सामने है। मान लीजिए ये संपत्ति है, कोई किताब है, कोई पेन है, कुछ भी है, कोई जमीन है, तो वो मूर्त है। अमूर्त का मतलब कि वो वैचारिक रूप से आपकी है, ठीक है। उसमें कुछ भी हो सकता है। इस अमूर्त रचना में मुख्य रूप से जैसे हम कॉपीराइट कराते हैं, कोई भी चीज अगर हम लिखते हैं, सृजन करते हैं, तो हमारी कॉपीराइट होती है। कला में चीजें हमारी कॉपीराइट होती हैं। पेटेंट हम कराते हैं, कोई अगर हम शोध प्रकाशन करते हैं या कोई चीज हम नया आविष्कार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने नाम से कोई नई दवा बना लिए, नया फार्मूला बना लिए, तो आपके नाम से वो पेटेंट हो जाता है। इसी तरह से कोई स्लोगन बना लेते हैं तो ट्रेडमार्क हो जाता है। तो ये सारी चीजें मुख्य रूप से क्या होती हैं, ये आपकी बौद्धिक संपदा होती है, यानी कि वैचारिक रूप से ये आपकी हैं। तो आपकी है तो आपके नाम से होनी चाहिए। जैसे इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे व्यापार में कुछ चीज होती है, व्यापार रहस्य कहते हैं, प्रचार अधिकार होता है, कुछ नैतिक अधिकार होता है, कुछ अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार होता है, ये सब भी होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जैसे आप देखें तो कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सभी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है और 1967 में इन्हीं बौद्धिक संपदाओं की रक्षा के लिए इसका गठन हुआ था। और रचनात्मक जो भी गतिविधियां हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए और बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1967 में इसका गठन किया गया था। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, याद रखिएगा। और प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को, याद रखिएगा ये तिथि भी, 26 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये बाउंडेशन नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, बन सकते हैं। 1975 में भारत भी वाइपो में सदस्य बन गया था। तो भारत कब से सदस्य बना है? तो 1975 से बना है, ये आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? बौद्धिक संपदा का जो है रक्षा करना। फिलिस्तीन को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा इसमें जो एनजीओ होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, 281, 47 अंतर सरकारी संगठन यानी आईजीओ और 17 संयुक्त राष्ट्र संगठनों की प्रणाली से जुड़ी हुई है। 10 आईपी संगठनों को वाईपीओ की बैठकों में आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है। फिलिस्तीन को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। अब इस तरह से भारत के अगर मजबूत पक्ष के बारे में कहें तो देखिए, जो ज्ञान का निर्माण है, रिसर्च है, पेटेंट है, तकनीकी आउटपुट है, डिजिटल बाजार है, उसमें हम अग्रणी रहे। लेकिन भारत की कुछ कमजोरियां अभी भी बनी हुई हैं, जैसे उद्योगों में शोध सहयोग नहीं हो रहा है, उद्योग और शोध में सहयोग कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, इसके अलावा संस्थागत बाधाएं हैं, इसको दूर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत में कई ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिससे कि इस दिशा में हम लगातार प्रगति कर रहे हैं और निस्संदेह हम आगे और प्रगति करेंगे। जैसे स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम है, अटल इनोवेशन है, निधि है, ये तमाम कार्यक्रम इस दिशा में हमारी लगातार प्रगति का साक्षी बन रहे हैं, उसमें सहायता कर रहे हैं। अब अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, तो इसका जवाब देते हैं आप।
आपके जिम्मे इसका छोड़ते हैं जवाब देने के लिए कि वर्तमान में वाइपो के कितने सदस्य देश हैं, 175, 180, 193 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक जवाब दें, लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।